हेलो एवरीवन। सब मूवी की स्टार्टिंग में आदमी को देखते हैं जो सुबह की नमाज़ पढ़ रहा होता है और इसका नाम सैरेडी था। सैरेडी नमाज़ पढ़ने के बाद अपनी बड़ी बेटी जिसका नाम रायू था उसे जगाने के लिए जाता है ताकि वो भी मॉर्निंग की नमाज को पढ़ सके। रायू को वो बहुत ही ज़्यादा उसने लाड प्यार से पाला पोसा था। नमाज़ पढ़ने से पहले रायू अपने आप को क्लीन करने के लिए जाती है, लेकिन जब वो अपने हाथ मुंह को धो रही थी तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके आसपास कोई है, क्योंकि बार बार उसे किसी के होना महसूस कर रहा था। चेक करने के लिए कि कहीं वो उसका भाई तो नहीं, वो देखने के लिए जाती है, लेकिन वो उस वक्त सो रहा था अपनी मदर के साथ। इसीलिए वो इस चीज़ को अवॉइड करके अपनी नमाज़ पढ़ना स्टार्ट कर देती है। लेकिन तभी हम उसके पीछे एक आदमी को खड़ा हुआ देखते हैं जिसने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए थे और अपने आप को पूरी तरीके से कवर किया हुआ था। रायू को तब भी ऐसा लगता है जैसे उसके आसपास कोई है, लेकिन फिर भी वो नमाज़ पढ़ना जारी रखती है। लेकिन तभी उसे अपने फादर सैटरडे की चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है। जब वो चेक करने के लिए वहाँ पर जाती है तो वो देखती है कि दो आदमी उसके फादर को बहुत बुरी तरीके से मार रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, सैटरडे रायू को वहाँ से भागने के लिए बोलता है, लेकिन रायू वहाँ से भागती नहीं। इनफैक्ट एक आदमी रायू को पकड़ लेता है और रायू के सामने ही उसके फादर सैटरडे को बहुत ही बुरी बेरहमी से मार देता है, इवन उसका गला तक काट देता है। लेकिन रायू ने भी उस एक आदमी का कान काट के अलग कर दिया था। ये सारा हादसा रायू के सामने हुआ था। अब ये सीन यहीं कट होकर हमें उसके काफ़ी टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है 2000 का। रायू अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उसने एक काम करना भी स्टार्ट कर दिया था। वो एक कपड़े की दुकान पे सेल्स गर्ल के तौर पर काम करती थी और उसके पड़ोस में एक और सेल्स गर्ल थी जिसका नाम रेरी था। और वो काफ़ी ज़्यादा रायू से जेलस फील करती थी, क्योंकि रायू बिना कुछ किए ही आराम से कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती थी। इवन एक लड़का जिसका नाम सूरतमन था, वो भी रायू को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था। वो उससे बात करने की काफ़ी ट्राई करता है, जिस पर रायू भी उससे बात करके काफ़ी रिलैक्स फील करती थी। जिस पर रेडी उस पर टोंट मार के कहती है कि कहीं तो इसका चाम तुम पर भी ना चल जाए। यानी कि वो कहना चाहती थी कि रायू के फादर जो सैरेडी थे वो एक तरह के शैमन थे और वो लोगों का इलाज करते थे, जिस वजह से वो रायू को पसंद नहीं करती थी। रायू जब अपने घर जाती है तो वो देखती है कि उसकी जो स्टेप मदर के फादर थे जिसका नाम सैनेट था, वो उसके लिए कुछ पैसे लेकर आया था। और वहीं ये सब करता हुआ देखकर रायू को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। सैनेट उसे कहता है कि वो उसके लिए खाने पीने की काफ़ी सारी चीज़ें भी लेकर आया है, लेकिन रायू स्टार्टिंग से ही सैनेट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि सैनेट उसके फादर की प्रॉपर्टी के पीछे पड़ा हुआ है, इसीलिए ही वो उसे पैसे दे रहा है। इनफैक्ट उनकी खातिरदारी भी वो इसीलिए करता था। दरअसल सैरेडी की जब पहली वाइफ की डेथ हो गई थी तब सैनेट ने अपनी बेटी की शादी सैरेडी से करवा दी थी और सैरेडी की पहली वाइफ से ही उसे रायू हुई थी। सैनेट उसे कहता भी है कि वो उसके साथ घर में शिफ्ट हो जाए, लेकिन इसके लिए वो मना कर देती है, क्योंकि वो जानती थी कि रायू की इस घर से फीलिंग्स जुड़ी हुई हैं और उसी के खातिर वो इस घर को छोड़कर नहीं जाएगी। रायू भले ही उसकी स्टेप डॉटर थी, लेकिन फिर भी वो उससे बहुत प्यार करती थी। और सैनेट को नापसंद करने का रीज़न उसका ये भी था क्योंकि जिस दिन उसके फादर की डेथ हुई थी उसने उस घर के बाहर सैनेट को देखा था उस आदमी के साथ जिसके गालों को इंजर्ड किया गया था, जो किसी और ने नहीं, रायू ने ही किया था। रायू अपने घर के पीछे वाले रूम में जाती है जहाँ पर सर्वर रहता था। उसके पास वही स्नेक केन थी जो उसने अपने फादर के पास देखी थी। उसके बाद हमें एक पास का सीन दिखाया जाता है कि किस तरीके से रायू ने अपनी मदर को खोया था। उनका पूरा शरीर हरा पड़ चुका था, उनके गले पे एक काटने का निशान भी था। वहीं जब सैरेडी अपनी बेटी यानी रायू को देखने जाते हैं तब उसके हाथ में वही स्नेक केन थी जो उसने उससे ले ली थी। अब स्नेक केन को वहाँ पर देखकर उसे वो सरप्राइज़ हो जाती है, लेकिन सर्वर उसे कहता है कि मुझे तुम्हारे फादर नहीं दी थी और इसे तुमसे दूर रखने के लिए कहा था। तुम नहीं जानती कि इसकी क्या ताकतें हैं और तुम्हारे अंदर भी क्या ताकत छिपी हुई है। यानी सर्वर कुछ जानता था जिसके बारे में रायू अनजान थी। इनफैक्ट सर्वर रायू को बताता है कि मैं जानता हूँ कि सैनेट जो है ये इस घर को बेचना चाहता है, और लेकिन अगर ऐसी कभी नौबत आई भी तो तुम वहाँ चली जाना जहाँ पर जिस रूम को तुम्हारे फादर ने प्रेयर रूम के तौर पर डोनेट कर दिया है। और वो उस जगह का एड्रेस रायू को बता देता है जो मार्केट के पीछे ही था। रायू काफ़ी ज़्यादा उसका मन अशांत था, इसीलिए वो प्रेयर करने के लिए उधर ही चली जाती है जिसका नाम अल मखमूम प्रेयर रूम था।
प्रेयर करने से पहले रायू अपने आप को अच्छी तरीके से क्लीन कर रही होती है। वहीं प्रेयर रूम के अंदर हम एक आदमी को देखते हैं कि जब वो प्रेयर कर रहा था तभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे उसके पीछे कोई है। इंसानी हाथ उसे दिखाई देता है, लेकिन जब हम उसके पीछे देखते हैं तब वहाँ पर कोई भी नहीं था। वहीं रायू अपने हाथ पैर धो रही थी, लेकिन वो आदमी जब पीछे देखता है तो इस बार इंसान के हाथ की बजाय एक स्पिरिट का हाथ था, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लग जाता है। वहाँ की लाइट भी फ्लिकर होकर अपने आप ही बंद हो गई थी। रायू भी देखती है कि अचानक से अंधेरा हो गया। वही वो आदमी अभी भी प्रेयर करना कंटिन्यू रखता है, लेकिन इस बार उसके पीछे एक नहीं बल्कि कई सारी स्पिरिट उसके साथ प्रेयर कर रही थी। ये सब कुछ देखकर वो आदमी बहुत ही ज़्यादा घबराने लग जाता है। प्रेयर के बहाने वो पीछे की तरफ देखने की कोशिश करता है, लेकिन तब वहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन इन सब से वो बहुत ही ज़्यादा डर गया था और वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है। रायू भी अचानक से उस आदमी को भागते हुए देखकर शॉक होती है कि क्यों इतनी तेज़ी से भाग रहा है। लेकिन रायू इन सब चीज़ों को इग्नोर करके वो लाइट का स्विच बोर्ड देखने के लिए ढूंढने जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर हम उसके पास एक स्पिरिट को देखते हैं। लेकिन रायू जब पीछे मुड़कर देखती है तब तक वो स्पिरिट वहाँ से जा चुकी थी। इन सब चीज़ों को इग्नोर करके रायू प्रेयर करना स्टार्ट करती है, लेकिन जैसे ही रायू कुछ ही प्रेयर की आवाज़ पड़ती, कुछ भी बोलती, तभी उसके साथ साथ एक और आवाज़ उसे सुनाई दे रही थी, जिससे वो उसका ध्यान काफ़ी ज़्यादा भटक रहा था। लेकिन फिर भी वो प्रेयर करना स्टार्ट करती है, लेकिन इस बार उसके साथ भी लाइट फ्लिकर होकर बंद हो गई थी। इससे वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और एक बार फिर से वही होता है जो उस आदमी के साथ हो रहा था। उसके पीछे अचानक से बहुत ही सारी स्पिरिट्स आ गई थी जो उसके साथ साथ नमाज़ पढ़ रही थी। रायू भी उसी आदमी की तरह नमाज पढ़ने के बहाने से पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ती है तब उसके आसपास कोई नहीं था। लेकिन अचानक से एकदम से बहुत सारी स्पिरिट ने उसे पूरी तरीके से घेर लिया था, जिससे वो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाती है। और एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर उसके बचपन का टाइम में वो चली गई थी। वो अपने आप को इस टाइम पे देखकर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है और उसे किसी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। रायू उस आवाज़ का पीछा करते हुए जाती है और देखती है कि उसका फादर यानी सैरेडी एक आदमी पर कुछ रिचुअल परफॉर्म कर रहा था, यानी कि जो क्योंकि वो शैमन था तो उसके पास काफ़ी सारी पावर्स भी थी। एक ग्रीन कलर की कुछ चीज़ उसके मुंह में जाती है और उसके बाद उसके मुंह से एक ग्रीन कलर का स्नेक बाहर आता है। वो स्नेक उस आदमी के ऊपर जाकर धीरे धीरे उसके मुंह के अंदर चला जाता है। वो आदमी दर्द से काफ़ी ज़्यादा कराह रहा था, लेकिन तभी वो सांप उसके आदमी के अंदर के मुंह से भी एक सांप को निकाल देता है जो कि ईवल था। इन सब को देखकर जैसे ही सैरेडी देखता है कि रायू के पास वो स्नेक चला गया है, तभी वो उस सांप को पकड़ लेता है ताकि वो रायू को हर्ट ना कर सके, और वो अपनी पावर से उस सांप को उसी स्नेक केन में बदल देता है। यानी वो स्नेक वही की केन थी जो कि हमने सर्वर के पास देखी थी, जिसके अंदर सैरेडी की पावर्स थी। इस फ्लैशबैक से बाहर आकर रायू तुरंत ही उधर से भाग जाती है। नेक्स्ट डे रायू अपने एज यूजुअल डेज की तरह जब अपनी शॉप पर होती है तो वो कपड़ों के अच्छे तरीके से उन्हें लगा रही थी। वही रेरी जब बिना इतनी मेहनत करने के बाद वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाती, जबकि रायू कुछ करती भी नहीं थी, फिर भी कस्टमर्स अपने आप ही आ जाते थे। रेरी से जेलस होकर उनके सामने बोल देती है कि ये तो शैमन की बेटी है ना, अपने चार्म का इस्तेमाल करके लोगों को अपने पास बुला लेती है। इन सब से रायू इतनी ज़्यादा गुस्से में आ गई थी कि अचानक से उसकी आंखें वाइट हो जाती हैं, जैसे कि उसे किसी ने पोजेस्ट कर लिया हो। इन सब की वजह से वहाँ पर काफ़ी सारे लोग इकट्ठा हो गए थे। तभी वहाँ पर सूरत मनाकर भी कुछ चैंटिंग करता है, जिसके बाद रायू काफ़ी रिलैक्स फील करती है। यानी कि यहाँ वहाँ के लोगों में पोजेस्ड होना बहुत ही नॉर्मल सी बात थी, जिसकी वजह से सभी लोगों को पता था कि किस तरीके से लोगों को शांत करना है। वहीं पर सभी लोग बातें करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से रायू वहाँ से चली जाती है। घर आकर भी उसकी स्टेप मदर इस बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन रायू बिल्कुल भी इन सब बातों में इंटरेस्टेड नहीं होती। वो वहाँ से उठकर चली जाती है, लेकिन उसकी स्टेप मदर उससे बात करना चाहती थी। वो उनसे कहती है कि तुम्हारे कहने पर ही मैं यहाँ पर रहने के लिए तैयार हुई हूँ, प्लीज़ कुछ भी ऐसा मत करो जिसकी वजह से हमारे लिए प्रॉब्लम बढ़ जाए। इनफैक्ट वो उसे एक मंत्र भी बताती है, कहती है कि तुम्हें बार बार कभी भी ऐसा महसूस हो कि तुम्हारे आसपास कोई है तो तुम्हें ताबूज़ कहकर अपने राइट साइड 3 बार स्पेट करना है।
रायु को पता नहीं क्या होता है कि नेक्स्ट डे वो वापस से उसी प्रेयर रूम में चली जाती है। वहाँ पर उससे पहले एक और आदमी आया होता है जिसके बैक में काफ़ी ज़्यादा पेन सा उसे महसूस हो रहा था, जैसे कि उसे कुछ तकलीफ है। रायु विंडो के बाहर सब कुछ देख रही थी और वो उसकी पीठ पर एक स्पिरिट को बैठा हुआ देखती है। पहले तो रायु को लगता है कि ये सब उसका वहम ही होगा, लेकिन जब अपने आप को अच्छे तरीके से देखती है कि वाकई में एक बच्चे की स्पिरिट उस आदमी के पीठ पर लगी हुई थी, यानी कि रायु को उसके फादर की तरह स्पिरिट्स दिखाई देती थी। रायु उसके बाद में प्रेयर करना स्टार्ट करती है और जैसे ही वो प्रेयर कर रही थी तभी उसे किसी का पैर कर्टेन के बाहर दिखाई देता है। इन सब से वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। वो देखती है कि इतने बड़े पैर किसके हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही वो कर्टेन हटाकर वहाँ पर देखती है तब वहाँ पर कोई भी नहीं होता। जिसके बाद रायु प्रेयर करना स्टार्ट करती है, लेकिन एक बार फिर से उसकी आवाज़ें हॉन्ट कर रही थी और एकदम से वो अपने पास बहुत सारी स्पिरिट्स को देखती है और एक बार फिर से वो फ्लैशबैक में चली गई थी, जहाँ पर वो अपने आप को देखती है और एक आदमी जो वाकई में बीमार था, जैसे कि किसी ने उसे पोजेस्ट कर लिया हो, वो अपने फादर को उसे ट्रीट करते हुए देख रही थी। उसका पूरी बॉडी से सड़ रही थी। रायु अपने यंगर सेल्फ को भी वहाँ पर देखती है और वहीं पर ही सैरेडी उस आदमी का इलाज कर रहा था, जैसे उसके पूरे शरीर पे अचानक से फोड़ हो गए थे। उसके आसपास स्पिरिट बैठकर उन सभी चीज़ों को निकाल रही थी। रायु का यंगर सेल्फ भी वहाँ पर बैठ जाता है, जिसकी वजह से वो भी पोजेस्ड हो गई थी और इसी पोजेशन की हालत में उसके ऊपर एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म किया गया था, जो किसी और ने नहीं बल्कि सैनेट ने किया था। रायु को बचाने के लिए सैनेट सैरेडी से कहता है कि जो वो काम कर रहा है उसे वो काम को छोड़ना होगा, भले ही वो अच्छाई का काम कर रहा हो, लेकिन इन सब से कुछ ईवल्स भी इनसे डिस्टर्ब हो रही हैं और इसी का कॉन्सिक्वेंसेस है कि रायु को ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। अगर तुम चाहते हो कि मैं रायु की जान बचा लूँ तो तुम्हें इन सबको छोड़ना होगा, जिसके लिए सैरेडी मान जाता है और रायु वापस से प्रेजेंट में पहुंच जाती है। वह अपने आप को वापस से उसी प्रेयर रूम में पाती है। वहाँ जैसे ही अचानक से वापस से लाइट्स फ्लिकर करनी स्टार्ट हो गई थी और देखते ही देखते सारी लाइट्स ही बंद हो जाती है, जिसकी वजह से एक बार फिर से रायु को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और वहाँ पर काफ़ी सारी स्पिरिट्स एक बार फिर से आ गई थी। लेकिन तभी वो वहाँ से भाग जाती है अपनी जान बचाकर। वहीं हम रायु के स्टेप मदर को देखते हैं, जिसके आसपास काफ़ी लोग आ गए थे उनसे मिलने के लिए, रिरी और उसकी मदर भी, क्योंकि रिरी ने कंप्लेंट कर दी थी कि किस तरीके से पोजेशन की हालत में आकर रायु ने उस पर अटैक किया है। आसपास के सभी लोग इकट्ठा हो गए थे और वो उन दोनों को वहाँ से निकल जाने की धमकी देते हैं। तभी सूरतमन वहाँ पर आता है, जो कि रायु को डिफेंड करता है कि पोजेशन की हालत में ये सब कुछ उसने किया है, कोई जानबूझकर नहीं। रायु नहीं चाहती थी कि उसकी मदर को कोई भी प्रॉब्लम हो, इसीलिए वो रिरी की मदर से माफ़ी मांग लेती है और रिरी भी काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, इसीलिए वो अपनी मदर को वहाँ से चलने के लिए बोलती है। लेकिन उसकी मदर भी उसे धमकी दे के गई थी कि अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रायु का एक स्टेप ब्रदर भी था जिसका नाम अज्जी था। अज्जी से वो बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। अज्जी वो उससे पूछता है कि सब लोग क्यों मदर को परेशान कर रहे थे, क्या वो उनसे गुस्सा थे, जिस पर रायु कहते हैं कि वो मदर से नहीं बल्कि मुझसे नाराज़ थे। रायु को एक बार फिर से उसकी स्टेप मदर समझाने के लिए आती है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो उनके लिए यहाँ पर सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। सेनेट मुझे कई बार ऑफ़र दे चुका है कि हम लोग उसके घर में स्टे करें, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं वहाँ पर नहीं जा रही। जिस पर रायु कहती है कि आखिर मैं वहाँ जाने के लिए कैसे तैयार हो जाऊँ, एक यही घर है जो मेरे फादर मुझे देकर गए हैं और वैसे भी सेनेट आपको ही मैनिपुलेट कर रहा है। मेरी मदर की डेथ के बाद उसने आपकी शादी मेरे फादर से करवा दी ताकि वो इस प्रॉपर्टी का अपना हक जमा सके। ये सब बोल के रायु एक बार फिर से वही प्रेयर रूम में चली जाती है, जहाँ वह पहले से ही सूरतमन प्रेयर कर रहा था, क्योंकि वो भी देखना चाहता था कि आखिर उस प्रेयर रूम में ऐसा क्या है जिसमें जाने के बाद सभी लोग हॉन्टेड सा फील करते हैं। तभी वहाँ पर सूरतमन उससे कहता है कि कोई बात नहीं, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तुम प्रेयर कर सकते हो, अगर तुम चाहो तो मैं बाहर स्टे कर सकता हूँ तुम्हारी सेफ्टी के लिए। लेकिन रायु उसे जाने के लिए बोल देती है। रायु एक बार फिर से प्रेयर करना स्टार्ट कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वो प्रेयर रूम में बार बार इसलिए जा रही थी ताकि उसे अपने सवालों के जवाब मिल सके। रायु तभी वहाँ पर अपने यंगर सेल्फ को एक स्पिरिट के पास देखती है जो उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी। ये सब देखकर रायु बहुत ज़्यादा डर जाती है और एक बार फिर से वो किसी और ही रेलम में पहुँच गई थी, जहाँ से भागने के बावजूद भी बार बार वो एक ही जगह आ रही थी।
जैसे मानो वो उस रेलम में फंस गई है और एक साथ काफ़ी सारी स्पिरिट्स उस पर अटैक करने के लिए आ रही थी। इन सब से घबरा कर रायु बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन तभी जब वो होश में आती है, उसकी सरवर और सूरतमन उसे अपने पास ले आए थे। जहाँ सर्वर राहु को बताता है कि जिनकी स्पिरिट तुम्हें दिखाई दे रही है वो कोई और नहीं बल्कि तुम्हारे बचपन के दोस्त हैं। तो राहु उनसे पूछती है कि अगर वो बचपन के दोस्त हैं तो मैं उन्हें क्यों नहीं जानती, आखिर मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं है। जिस पर सर्वर उसे बताता है कि तुम्हें सब कुछ याद इसलिए नहीं है क्योंकि सैनेट ने तुम पर बचपन में एक एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म किया था, जिसकी वजह से तुम अपने आप को पूरी तरीके से भूल गई हो। इनफैक्ट तुम्हारे अंदर जो ताकतें हैं तुम्हें उन्हें पहचानना होगा। नेक्स्ट डे रायु जब अपने काम पर जाती है तब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसे बाहर पर वॉमिटिंग हो रही थी जो कि ग्रीन कलर की थी और ये बिल्कुल ही अनयूजुअल सी बात है। इनफैक्ट वो वहाँ पर देखती है कि हर जगह दुकानों पर स्पिरिट बैठी हुई थी। नेक्स्ट सीन में हम रेरे की मदर को देखते हैं जो उसी मार्केट के पीछे बैठी हुई थी जो कि फ्लावर्स बेच रही थी और रायु की मदर भी फ्लावर्स ही बेचा करती थी। और इनफैक्ट रायु की तरह उसे भी कस्टमर्स को बुलाना नहीं पड़ता था और वो अपने आप ही खुद ही आ जाते थे, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा जेलस हो जाती है और वो रायु की मदर को बहुत ही उल्टा सीधा बोल रही थी, जिसकी आवाज़ सुनकर रायु भी वहाँ पर आ जाती है। गुस्से में आकर पता नहीं वो क्या करती है कि उसके पीछे से अचानक से वो ग्रीन कलर का स्नेक आता है और रेरे की मदर के पैर पर बाइट कर लेता है, जो उसे पता भी नहीं चलता, लेकिन उसके पैर में काफ़ी तेज़ दर्द होता है कि वो खड़ी भी नहीं हो पाती। जब रेरे वहाँ पर आती है और उसकी मदर के पैर को चेक करती है तो वो बिल्कुल उसी तरीके से सड़ने लग गया था जैसा कि हमने उस आदमी को देखा था जिसे सैरेडी ट्रीट किया करते थे। ये सब देख कर रायु बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। इनफैक्ट काफ़ी सारे लोग वहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं क्योंकि सभी लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे कि राई और उसकी मदर नेनिंग ने उन पर कोई रिचुअल परफॉर्म किया है, जिसकी वजह से ही रेरे की मदर की ऐसी हालत हो गई है। इवन पहले ही सब लोगों ने देखा था मार्केट में कि किस तरीके से राई पोजेस्ड हो गई थी। रायु सभी लोगों को बाहर जवाब देने के लिए जाना चाहती थी, लेकिन नैनिंग उसे रोक लेती है। लेकिन तभी सर्वर वहाँ पर आ जाता है और उनसे कहता है कि तुम लोग कैसे लोग हो जो कि एक विडो को इस तरीके से परेशान कर रहे हो। सैरेडी सभी लोगों को अच्छा से ट्रीट करता था, इनफैक्ट वो सभी का इलाज करता था। अब उसके मरने के बाद इस तरह की बातें कर रहे हो। अब वैसे भी मैं भी जानता हूँ कि तुम सब लोग भी कोई दूध के धुले हुए नहीं हो। कस्टमर्स को अपनी तरफ बुलाने के लिए, अपना काम निकलवाने के लिए तुम लोग भी स्पिरिट्स को अपने पास रखते हो एज ए सर्वेंट। यानी वहाँ पर इस तरह का ब्लैक मैजिक रिचुअल परफॉर्म करना बहुत ही नॉर्मल था। सर्वर वहाँ से लोगों को भेज तो देता है, लेकिन रायु कहाँ शांत बैठने वाली थी। अचानक से वो कुछ चैंटिंग करती है और उसकी आइज़ पोसेस्ड हो गई थी वापस से। उसके अंदर से वापस से वही ग्रीन कलर का स्नेक निकलता है जो कहीं और नहीं बल्कि रेरे की मदर के पास जाता है और उसका गला घोट के बड़ी बेरहमी से उसकी जान ले लेता है। रेरे जब अपनी मदर को चेक करने के लिए आती है उनके लिए खाना लेकर, तब वो अपनी मदर को इस तरीके से देखती है जैसे कि उन्होंने खुद ही अपना गला घोट कर मारा हो। इस हादसे के बाद सभी लोग नैनिंग और रायु के घर के आगे खड़ा हो जाते हैं। इनफैक्ट सभी लोग जवाब मांगते हैं ननी से कि किस तरीके से रेरे की मदर मीना की इतनी ट्रेजिक डेथ हो गई। पहले तुम्हारी बेटी ने रेरे पर अटैक किया, उसकी मदर से तुम्हारी लड़ाई हुई, तो नेक्स्ट डे ही उनकी डेथ हो गई। ये कैसे पॉसिबल है। सर्वर वापस से उन दोनों को डिफेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन अब बस एक ही रास्ता था और वह सभी के सामने पोकुंग ऑथ के लेने के लिए बात करता है, क्योंकि सभी लोगों को ऐसा लग रहा था कि ननिंग ने रेरे और उसकी मदर पर कोई ब्लैक मैजिक किया था और पोकुंग ओथ काफ़ी मायने रखता था उन लोगों के लिए। ये ओथ एक ऐसा ओथ था कि अगर किसी ने क्या उस आदमी पर ब्लैक मैजिक किया हो तो उसकी उसी ओथ के दौरान ही डेथ हो जाती है। रायु इस ओथ को करना चाहती थी, लेकिन सर्वर उसे मना कर कर ननिंग को इस ओथ के लेने के लिए राज़ी करवा लेता है। उसकी मदर काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से परेशान हो गई थी तो रायु उन्हें संभालती है। इन सब की खबर सैनेट को भी लग गई थी और वो वहाँ पर सर्वर से मिलने के लिए आता है। दरअसल वो नहीं चाहता था ननिंग इस ओथ को परफॉर्म करे, लेकिन सर्वर उसे बताता है कि एक ओथ ही उन सब की बेगुनाही का सबूत था और इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। और वैसे भी मैं जानता हूँ कि तुम कभी भी उन दोनों को भला तो नहीं चाहते हो। वो सैनेट को काफ़ी भला बुला बोलकर वहाँ से उसे भेज देता है। वहीं सैनेट भी सर्वर को कुछ खास पसंद नहीं करता था और रिचुअल का दिन आ जाता है जहाँ पर ननिंग को पोकुंग ओथ को लेना था।
वही रायू भी इन सब से काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। अज्जी को वो संभालती है, वहीं पर ही उस ओथ की परफॉर्म स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर सर्वर उसे एक ड्रिंक देता है पीने के लिए और उसे वापस से एक वाइट कपड़े में अच्छे से पैक कर दिया जाता है। वही रायू वापस से उसी प्रेयर रूम में चली जाती है। सर्वर ननिंग को रिसाइट करने के लिए बोलता है कि अगर मैंने कुछ भी नीनी की मदर मीना पे कोई ब्लैक मैजिक किया है तो मेरी अभी इसी वक्त डेथ हो जाए। जिसको बोलने के बाद ननिंग की आंखें अचानक से ही बंद हो जाती है और वो एक नए ही रेलम में पहुंच जाती है। उस रेलम में पहुंचकर वो काफ़ी ज़्यादा घबराने लग गई थी, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो एक गेट खोलती है जहाँ पर वो अपने सामने रायू को देखती है, जहाँ वह बहुत सारी स्पिरिट उसके पीछे पर बैठी हुई थी। इन सब से देखकर ननिंग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, जबकि कि सभी स्पिरिट्स उसके ऊपर अटैक कर रही थी। वहीं रायू इस बार किसी भी स्पिरिट से डरती नहीं, इनफैक्ट उन्हें ऑर्डर देती है, जिसके बाद सभी स्पिरिट उसके सामने बो डाउन करते हैं जैसे कि वो उनकी मालिक हो। और वो एक बहुत ही तेज़ चिल्लाती है, जिससे ननिंग भी देख लेती है और ननिंग इस सीन को देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और उसकी इसी शौक से आँख खुल जाती है और इस ओथ को भी परफॉर्म पूरा हो जाता है, यानी कि उसने मीना पे कोई भी किसी भी तरह का ब्लैक मैजिक नहीं किया था और सभी लोगों का मुंह बंद हो जाता है। लेकिन इन सब के बाद ननिंग बहुत ही ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। राही उनके पास आती है बात करने के लिए, लेकिन ननिंग उस होश में ही नहीं थी कि राही उनसे कुछ बात कर सके। वो सैनेट को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। नेक्स्ट डे सूरतमन रायू से बात करने के लिए आता है, जिस पर रायू को पता चलता है कि उसकी मदर यानी कि ननिंग उस घर को बेचकर कहीं और शिफ्ट हो रही है, जिसकी वजह से रायू तुरंत ही ननिंग से बात करने के लिए चली जाती है। वो उनसे पूछती है कि मुझे पता चला कि आप इस घर को बेच रहे, जिस पर ननिंग उसे समझाने की कोशिश करती है कि सैनेट इसके हमें अच्छे दाम दे रहा है और वैसे भी अब इस घर में कुछ भी ऐसा नहीं रखा और मैं इस घर को अब नहीं रहना चाहती। इन सब से मुझे परेशानी होने लगी है। अब रायू को पता नहीं क्या होता है कि वो गुस्से में एक अचानक से उसकी आवाज़ बदलने लग जाती है, जब ननिंग उसे बताती है कि उसने ओथ परफॉर्म करने के टाइम रायू को देखा था, जिसके आसपास बहुत सारी स्पिरिट्स थी। एक बार रायू फिर से पोजेस्ड हो जाती है और उसकी आवाज़ एकदम डेविल की आवाज़ लग रही थी, जिसमें वो नानी को बोल रही थी कि सैनेट इस घर को बेचकर उसकी नज़र मेरे फादर के पैसों पर है और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। इनफैक्ट उसने ही की वजह से ही मेरे फादर की डेथ हुई है। मेरे फादर की डेथ के पीछे उसी का ही हाथ है, क्योंकि मैंने उसे वहाँ पर देखा था उस आदमी के साथ जिस पर मैंने अटैक किया था उस दौरान, जब उसने मेरे फादर को जान से मार दिया था। इसलिए उसे ऐसा लगता था कि सैनेट ही उसके फादर की डेथ के पीछे की वजह है। जब वो बोल रही थी एक स्पिरिट आवाज़ में, डेविल आवाज़ में, तब ननिंग को उसकी आवाज़ से बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, इतनी ज़्यादा कि वो उस आवाज़ को सुन भी नहीं पा रही थी। इतना सब कुछ बोलकर रायू बेहोश हो जाती है। रायू को जब होश आता है तब काफ़ी लेट हो चुका था। वो तुरंत ही अपनी शॉप के पास जाती है, जहाँ पे इस बार उससे शॉपकीपर की जो लेडी होती है ओनर, वो उससे काफ़ी ज़्यादा नाराज़ थी। लेट आने की वजह से वो उसे फायर कर देती है और इसी वजह से रायू बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा वो रोने लग जाती है। रायू अपने फादर को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही थी। वो अपने घर पहुंचने के बाद बहुत ही ज़्यादा रोने लग जाती हैं। इनफैक्ट इस बार उसके फादर का हेड उसके अपने पास सामने आ जाता है, जो कि क्योंकि उसके फादर की डेथ इसी तरीके से हुई थी। उन लोगों ने उसके फादर का गला उसके सामने ही काट दिया था। एक बार फिर से रायू पोजेस्ड हो जाती है और उस पोजेशन की हालत में हम देखते हैं कि बहुत सारी ग्रीन कलर की कोई चीज़ उसके मुंह में चली जाती है, जिसमें पहली बार उसके मुंह से एक स्नेक बाहर आता है जो कि ग्रीन कलर का था। वो ग्रीन कलर का स्नेक अज्जी के पास जाता है। उस सांप को ननिंग महसूस नहीं कर पाती और वो भी उसके सामने ही खड़ी थी। अज्जी उसके पास आता है। वहीं हम रायू को देखते हैं कि ग्रीन के साथ साथ एक और स्नेक उसके बाहर आता है, जो कि अलग ही रंग का था। वहीं रायू पूरी तरीके से पोजेस्ड हो गई थी। वो सांप जाकर उसी ओनर को जान से मार देता है, उसके पैर पे बाइट कर कर। ये सब कुछ होने के बाद
रायू वापस से बेहोश हो गई थी। वहीं हम नानी को देखते हैं जिसके पास अज्जी आता है। उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, वो उससे पानी मांगने के लिए आया था। लेकिन तभी नानी को पता नहीं क्या होता है, उसे वो ग्रीन कलर का स्नेक दिखाई देता है जिससे वो अज्जी को पीछे कर लेती है। और वो स्नेक को देखती है कि वो अज्जी के ही गर्दन पे लेटा हुआ है। वो उस स्नेक को अज्जी से किसी तरीके से हटा लेती है। इनफैक्ट उस स्नेक को बहुत बुरी तरीके से मारने लग गई थी। वही रायू भी होश में आ गई थी और उसे समझ में आ गया था कि उससे कितनी बड़ी गड़बड़ हो गई है। वो तुरंत अपनी मदर के पास जाती है उसे रोकने के लिए कि वो क्या कर रही है, लेकिन उसकी मदर किसी और ही हालत में थी। वो स्नेक को ही मारने पे लग जाती है। इनफैक्ट रायू को भी उसने हर्ट कर दिया था। वो उससे पीछे धकेल देती है और जब ननी को होश आता है तब वो देखती है कि उसने स्नेक को नहीं बल्कि अपने बेटे अज्जी को ही मारा था। उसे जो सांप दिखाई दे रहा था वो सांप नहीं बल्कि अज्जी था, जिसे उसने बहुत ही बेरहमी से पटक पटक के मार दिया था। इन सब की वजह से सैरेडी की स्पिरिट दिखाई देती है जिसमें वो कहती है कि मैंने इतना बड़ा गुनाह कर दिया, अपने हाथ से ही अपने बेटे को मार दिया, मुझे तो मर जाना चाहिए। रायू उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो खुद ही इतनी बुरी तरह जख्मी थी कि वो नहीं रोक पाती। उसकी आंखों के सामने ही ननिंग ने भी खुद को पंखे से लटका कर अपनी जान ले ली थी। वहीं रायू को जब होश आता है तब वो एक गाड़ी में कहीं जा रही थी और वो किसी और के साथ नहीं बल्कि सैनेट ही उसे अपने साथ लेकर जा रहा था। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर सैनेट उसे कहाँ लेकर जा रहा है। वो उन दोनों के बारे में पूछती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि अज्जी और उसकी मदर ननिंग दोनों ही अब इस दुनिया में नहीं रहे। इनफैक्ट जब वो सैनेट के घर पहुंचती है तब उसकी वाइफ के थ्रू उसे पता चलता है कि सैनेट कभी भी तुम्हारे फादर के पैसों के पीछे नहीं पड़ा था। इनफैक्ट उसके पास तो तुम्हारे फादर से कई ज़्यादा पैसा है, भला उसे तुम्हारे पैसों की क्या ज़रूरत है। इनफैक्ट उन्होंने तो एक स्कूल बनाया जहाँ पर बच्चे, गरीब बच्चे जो पैसे नहीं दे सकते पढ़ाई के लिए, वो अपनी पढ़ाई फ्री में पूरी कर सकें। इनफैक्ट तुम्हारे बचपन में पोजेशन ज़रूर हुआ था जिसकी वजह से तुम्हें बचाने के लिए सैनेट ने एक्सोर्सिज्म परफॉर्म किया था ताकि तुम जान से बच सको। वहीं सैनेट को वो लेडी बोलती है कि हमें जल्दी से जल्दी रायू के अंदर से उस पोजेशन को निकालना होगा, इसके लिए हमें दोबारा एक्सोर्सिज्म करना होगा। सैनेट की बीवी सानिया को अज्जी की स्पिरिट हॉन्ट करती है। वो उसके कान में कुछ बोल कर जाती है जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा घबरा गई थी। वो तुरंत ही सैनेट को उठाती है क्योंकि अब रायू को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इनफैक्ट अज्जी ने उन्हें ये भी बता दिया था कि वो कौन था जिसने रायू को पोजेस कर लिया है। सैनेट तुरंत ही वहाँ पर जाता है। वहीं सानिया रायू को कंफर्ट करने में लगी हुई थी। वो उसे बताती है कि जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो मेरे साथ भी हुआ था, मुझे भी इसी तरीके की चीज़ें दिखाई देती थी और मेरे आसपास के सभी लोग मेरी ही वजह से उन्होंने अपनी जान गंवा दी थी। इनफैक्ट हम सैनेट को देखते हैं जो उस घर में पहुंच जाता है, उस जगह का पता चल जाता है जहां पर रायू को पोजेस्ट किया गया था। उस घर सैरेडी का स्कल और रायू की फ़ोटो थी जिस पर रायू पर पोजेशन किया गया था। और ये पोजेशन किसी और ने नहीं बल्कि सर्वर ने किया था क्योंकि उसे रायू के फादर की सारी ताकतें चाहिए थी। दरअसल सैरेडी को सारी चीज़ें सर्वर ने ही सिखाई थी जिस वजह से वो उससे ज़्यादा बड़ा शेमन बन गया था और उससे अब सैरेडी से जलन होने लगी थी। इसीलिए उसी ने ही सैरेडी को जान से मरवाया था और रायू पे भी पोजेशन किया था क्योंकि वो जानता था कि रायू भी उससे ज़्यादा पावरफुल है और वो उसकी ताकतों का इस्तेमाल कर कर उसके सारे दुश्मनों को जान से मार देगा। यानी कि ये सारी जो कॉन्स्पिरेसी जो फैलाई थी वो किसी और की नहीं बल्कि सर्वर की थी। वहीं हम रायू को देखते हैं जिस पर एक्सोर्सिज्म परफॉर्म किया जा रहा था। सैनेट सारी तैयारियां कर चुका था। तभी वहाँ पर रायू फिर से उसी आदमी को देख लेती है जिसके चेहरे पर वही निशान था जो रायू ने अपने फादर को बचाते टाइम उस पर अटैक करते हुए बनाया था। इसी वजह से रायू एक बार फिर से सैनेट के अगेंस्ट ही हो जाती है और अपने पोजेशन की हालत में वो सैनेट पर ही सारे इल्ज़ाम लगा देती है कि तुम्हारी वजह से ही मेरे फादर की डेथ हुई थी। जिसके बाद वो हवा में लेविटेट होने लग जाती है और क्योंकि उसकी सारी हेल्प करने के लिए स्पिरिट्स वहाँ पर पहुँच चुकी थी।
रायू सैनेट से कन्फ्रंट करती है कि तुमने ही मेरे फादर की जान ली है, जिस पर सैनेट उसे बताता है कि मैंने तुम्हारे फादर की जान नहीं ली। जिस पर रायू से कहती है कि पर मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरे फादर की डेथ के बारे में सब कुछ मालूम है, तो मुझे बताओ। जिस पर इस पर सैनेट सब कुछ बता देता है कि ये सारा काम किसी और का नहीं बल्कि सर्वर का है। सर्वर ने मेरे बेटे हुस्नी को भड़का दिया था, उसे नहीं मालूम था कि वो तुम्हारे फादर की जान ही ले लेगा। सर्वर को सैरेडी से वो स्नेक केन चाहिए थी, जिसके लिए उसने मेरे बेटे को पैसे दिए थे, लेकिन उसने एक दूसरा आदमी भी अपना तैयार कर लिया था सैरेडी को मारने के लिए, जिसके बारे में हुस्नी को कुछ भी नहीं पता था। जब हुस्नी ने देखा कि उसकी आंखों के सामने सैरेडी की जान ले ली है, इस वजह से बहुत ज़्यादा घबरा गया था और मैं बस अपने बेटे को बचाना चाहता था। मैं जानता हूँ कि उसने गुनाह किया है, प्लीज़ उसे माफ़ कर दो। लेकिन रायू उसे माफ़ नहीं करने वाली थी। इनफैक्ट वो तो उसके रायू के दिल में सैनेट के लिए भी इतनी ज़्यादा नफरत बढ़ चुकी थी कि वो हुस्नी को पोजेस करके ही सैनेट को जान से मरवा देती है उसी के हाथों। और जब हुस्नी को होश आता है तब उसे रियलाइज़ होता है कि उसने क्या कर दिया। इस गिल्ट में आकर वो खुद की जान ही ले लेता है। ये सब कुछ जब हो रहा था तब सानिया वहाँ पर मौजूद थी। सानिया के हस्बैंड और उसके बेटे की उसके आंखों के सामने डेथ हो गई, लेकिन फिर भी वो रायू को बचा लेती है एक्सोर्सिज्म परफॉर्म करके। रायू की जान तो बच गई थी, लेकिन उसे इस बात का भी गिल्ट था कि उसकी वजह से क्या कुछ हो गया है। सानिया ने भी अपनी फैमिली को खो दिया। सानिया जब उसके अपने हस्बैंड की ग्रेव पर होती है तभी रायू वहाँ पर आ जाती है। रायू को ऐसा लगा था कि शायद सानिया अब उससे नफरत करने लगेगी, लेकिन ऐसा नहीं था। सानिया जानती थी कि रायू के पास जो पावर है उसकी वजह से ये सब कुछ इन्फ्लुएंस होकर उसने सब कुछ कर दिया। जो उसके अंदर की नफरत थी सानिया अब उसे ख़त्म करने में लगी हुई थी। वहीं उस स्नेक केन को भी वो दफन कर देती है। सूरतमन भी रायू से मिलने के लिए आता है, जो कि उसे बहुत प्यार भी जो करता था। सूरतमन और रायू दोनों डिसाइड करते हैं कि सैनेट की इस जगह को अब वही संभालेंगे। और इसी के साथ हमारे इस मूवी का एक्सप्लेनेशन यहीं पर ही ख़त्म होता है।